साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों गांधी बाबा कह गए और भी कई लोगों का कहना है कि हमारे देश की आत्मा जो है दरअसल गांव में बसती। तो अब जब चुनाव होने जा रहे झारखंड में भी, अगर मैं उन अधिकारियों की बात को सच मानूं, अभी एक दो दिन पहले कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मैं भी बैठा हुआ था, कुछ बातचीत हो रही थी। तो उन लोगों का कहना यह था कि हो सकता है कि चुनाव अक्टूबर तो नहीं, नवंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में झारखंड में घोषित हो जाए, यानी कि पहले या दूसरे सप्ताह झारखंड में चुनाव हो सकते हैं, नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में। तो दोस्तों शहर में जो हलचल है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन गांव की धड़कनें क्या कहती, उनको सुना जाए, उनको सुना जाना चाहिए। यह वीडियो वही बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है गांव में और कस्बों में। क्या हेमंत की हिम्मत काम कर रही है या भाजपा का घुसपैठिया का एजेंडा कुछ गुल खिलाएगा? होने क्या जा रहा है? और एक और नए स्टार जो उभर कर आए, टाइगर जयराम महतो, उनकी क्या भूमिका इस चुनाव में रहेगी? किसका खेल बिगाड़ेंगे जयराम महतो? यह वीडियो सारी परतें खोलेगा साथियों। इससे पहले हमारा आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो साथियों ब्रेक लेता हूं, फिर मिलते हैं। तो साथियों जो सवाल हमने शुरुआत में कहे, उठाए, और सबके आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे, तो आज हमारे मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट, कई अखबारों में, कई मीडिया हाउस में संपादक रहे और गांव पर उनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि वो कई स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़े रहे, गांव में, ग्रामीण अंचलों में उनका काम रहा है। तो आज हम उनसे मिलवाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है झारखंड में, यानी कि ऊंट कौन सी करवट लेगा? क्या यह सरकार रहेगी हेमंत दा की या नई सरकार भाजपा की बनने जा रही? तो हमारे साथ हैं सुधीर पाल, सीनियर जर्नलिस्ट। सुधीर जी, आपसे पहला सवाल यह है कि बिहार में कहा जाता है कि बिहार में क्या बात, अगर मैं उसी लहजे में बात करूं और मैं कहूं कि झारखंड में क्या बात? अभी तक की जो स्थिति दिख रही है, अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो हेमंत सोरेन जी बड़ा आक्रामक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं और देखा जाए तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं एक ढंग से लग रहा है कि वो बहुत आश्वस्त नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, जिसको कहा जाए कि मैच हम लड़ेंगे, जीतेंगे, जो एक मादा होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। पहली नजर में तो यही लग रहा है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन जी जिस लेवल पर जाके कैंपेन कर रहे हैं और खासकर दो प्रोग्राम, ये मैया योजना और अबुआ आवास, ये दो मास्टर स्ट्रोक है जिसका जवाब आज की तारीख में बीजेपी वालों के पास नहीं है। और मोटे तौर पर देखिए तो बांग्लादेश घुसपैठ का जो मसला है वो लगभग फुस है, वो आगे नहीं जाने वाला है। और विद इन देखिए तो बीजेपी में भी इस मुद्दे को लेकर बहुत सहमति कभी नहीं रही। दबी जुबान से लोग कहते रहे कि इससे अच्छा रहता कि हम सरकार की नाकामियों पर थोड़ा काम करते और लोगों के बीच जाते तो शायद ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलता, बजाय इसके कि हम जो है अपने को बांग्लादेशी घुसपैठिए के सवाल में उलझा लिए और वो मामला भी जो है हम स्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी ही सरकार केंद्र बोल रही है कि कोई वैसा आंकड़ा नहीं है। तो ये विद इन पार्टी भी जिसको कहा जाए तो स्थिति समझ में आ रहा है कि बेहतर नहीं। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो स्थिति है, निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को एज है, इसमें कहीं दो मत नहीं, और बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है। पिछला आंकड़ा 2019 का भी वो बरकरार रख ले तो मुझे लग रहा है कि उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। और एनडीए के लिए एकमात्र मौका तभी होगा
जब गठबंधन में सीटों को बंटवारा लेके सहमति नहीं बने या गठबंधन किसी ढंग से मुकाम तक नहीं पहुंचे। अन्यथा एनडीए के लिए कम से कम 2024 के चुनाव में जगह नहीं दिख रही मेरे विचार से। सुधीर जी, चंपई सोरेन टाइगर कोल्हान कहा जाता है, वो चले गए भाजपा में, लोबिंदा चले गए भाजपा में, तो आपको नहीं लगता है कि इसका कुछ लाभ होगा? जी। और सुनिए, खबर तो यह कि कुछ और भी विधायक पाला बदलने वाले हैं। देखिए, अभी पूरे झारखंड में खासकर आदिवासी इलाकों में एक जो नैरेटिव बन गया है बीजेपी के खिलाफ, है ना, कि बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी है, बीजेपी जो है जंगल कानून की विरोधी है, बीजेपी जमीन के खिलाफ है। ये जो नैरेटिव बन गया है, अब इस नैरेटिव को चेंज करना तुरंत में संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए नेता चाहे जो भी हो, कई बार जनता अगर तैयार हो गई, जनता के दिमाग में बैठ गया कि बीजेपी जो है झारखंड का भलाई नहीं चाहती है, झारखंड के लिए मुफीद नहीं है, तो आज की तारीख में माहौल यही बना हुआ है कि ये झारखंड विरोधी दल है, ये आदिवासी विरोधी स्थानीय विरोधी सरकार है, पार्टी है, और इसको तुरंत में वॉश आउट करना बहुत मुश्किल है और बीजेपी वॉश आउट करने की स्थिति में अभी प्रयासरत है। जी, चंपई गए, सोरेन लोबिंदा गए, और भी कई लोगों पर तलवार लटकी हुई है, यानी कि लुभाया जा रहा है उन्हें। और इधर जो आपने कहा कि आदिवासी मुद्दे भाजपा ने उठाए, ऐसा नहीं है। अब देखिए, बड़े प्रमुख भाषा, जनजातीय भाषा यहाँ की आदिवासियों की हो, हिमंता बिस्वा शर्मा कई नेताओं को लेकर दिल्ली गए, गृह मंत्री से मिलवाया, मान्यता दिए जाने की बात है। देखिए, मैं ये क्या कह रहा हूं ना कि नैरेटिव से आदिवासी जो समुदाय है ना जी, वो जंगल और जमीन के प्रति जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, उसको अगर उसके दिमाग में ये आ गया और आज की तारीख में ये नैरेटिव सेट हो गया है कि ये जमीन हथियाना चाहती है, कॉरपोरेट को जमीन देना चाहती है, कॉरपोरेट की ये सरकार पार्टी है, ये जो नैरेटिव सेट हो गया है, इस नैरेटिव को आप हो भाषा या इस ढंग के सॉफ्ट इशू से आप बदलने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी जो आए, उन्होंने बार बार क्या कहा कि मेरे रहते अंतिम दम तक जो है आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन उनके कहने के बाद भी जहां तक मेरा फील्ड का अनुभव है, ये बातें आदिवासी जो है नहीं पचा पा रहा है, उनको भरोसा नहीं। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भरोसा इंडिया अलायंस के प्रति आदिवासियों में खासकर है, आदिवासी क्षेत्रों में है, वो भरोसा बीजेपी या एनडीए के प्रति नहीं। इसके आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा तो सरकार ने कुछ किया नहीं, ऐसा तो बीजेपी ने किया नहीं, लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद जो है एक जो बन गया सो बन गया। और यही कारण है कि आप चाहे तो पीवीटीजी के लिए स्कीम्स की बात करें, कैबिनेट में जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की बात की गई है ना, तो ये तमाम चीजें जरूर कसरत की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका थोड़ा फायदा मिल जाए, लेकिन आज अगर आप देखिएगा तो आज जमीन की हालत ये है, राजनीतिक जमीन की हालत ये है कि इंडिया अलायंस जो है बीजेपी से कहीं बहुत आगे है, और दो कारणों से आगे है। एक तो जो मास्टर स्ट्रोक इनके डीबीटी का है ना, अगुआ आवास और इसका जो है मैया योजना, ये दो इनका जो है बहुत ही जबरदस्त स्कीम है जिसका लाभ इनको मिल रहा है। और इसके साथ साथ हाल के दिनों में आप देखेंगे तो लगभग 60 लाख लोगों को इन्होंने सीधे सीधे पैसा दिया। 50 लाख तो मैया योजना में, 4.5 लाख अगुआ आवास में, और उसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना, उसके बाद ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाना, ये तमाम कसरतें जो है की गई, यानी सीधे सीधे लाभ पहुंचाना। तो इन चीजों का असर जो है पड़ना है। आपका फोकस आदिवासी वोटों पर अधिक है, लेकिन सिर्फ आदिवासी ही थोड़ी रहते हैं इस राज्य में, और भी तो लोग हैं। 81 सीटें हैं, और उसके बाद दलितों के लिए भी, एससी के लिए भी 9 सीटें, उधर भाजपा का गलबा है, और फिर जनरल सीटें हैं, और परमानेंट फैक्टर ओबीसी।
तो भाजपा उधर भी देखिए, दो स्प्लिंटर जिसको हम लोग कहें कि इस चुनाव में दो स्प्लिंटर हैं जी। एक तो भारत आदिवासी पार्टी और दूसरा जयराम जी की पार्टी, जी, जयराम महतो की पार्टी जी। ये दो स्प्लिंटर जो हैं, इसमें ज्यादा मजबूत स्प्लिंटर जो है जयराम महतो की पार्टी है जी। और ये स्प्लिंटर का खतरा ये है कि इनका जो ज्यादा सिंहमारी होगा वो आजसू और बीजेपी में ज्यादा सिंहमारी होगा। ये सीटें भले एक ही दो निकले इनका, लेकिन जिसको कहा जाता है कि समीकरण बिगाड़ना, तो समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में होंगे और उसका अंततः लाभ जो है इंडिया अलायंस को कई जगहों पर मिलेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, आदिवासी के मुद्दे हैं सरना कोड, जी, है ना जी, और एक खतियानी मुद्दा जी, 32 का खतियान, इस पर भाजपा हमेशा खामोश रहती है। जी, और अभी जो संघ का जो एक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, वहां के किसी प्रमुख कोई नेता है, उनका बयान आया कि नहीं भाई सरना कोड लागू नहीं हो सकता जी, कि आदिवासी जो वनवासी है यानी कि वो हिंदू ही। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये सारे बयान जो है बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। ये समझने की जरूरत है कि ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। संघ ने कहा, जिसने भी कहा, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरना कोड बहुत इमोशनल अटैचमेंट वाला मामला है और जिसको आपको काउंटर करना चाहिए था, लेकिन आपने तरीके से काउंटर नहीं किया। दूसरी दिक्कत है कि बीजेपी के पास आज की तारीख में कोई बड़ा महतो नेता नहीं, सबसे कमजोर पक्ष इनका पूरा फोकस ट्राइबल, लेकिन ट्राइबल के बाद सबसे बड़ा कोई पॉलिटिकल ताकत है तो वो कुर्मी। लेकिन कुर्मी के लिए आप पूर्णतः जो है आजसू पर डिपेंडेंट है और आजसू की हालत यह है कि जयराम आजसू को सबसे ज्यादा जो है परेशान कर रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए तो उन्होंने उन्हीं इलाकों में ज्यादा सिंहमारी की जहां आजसू, तो ये आपको समझना होगा। आपके पास कोई कुर्मी का बड़ा नेता नहीं है जो आपके लिए एक अनुकूल माहौल बना सके। अच्छा, जयराम का जो मोर्चा है जेल कैंप, ये क्या गुल खिलाएगा? अंतिम समय ये किसी से गठबंधन कर ले, इंडिया या बीजेपी अलायंस से? देखिए, मुझे लगता है कि जयराम इतने समझदार तो हैं कि प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि प्री पोल अलायंस अगर करेंगे तो उनकी पूरी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो जाएगी और शायद ऐसा वो नहीं करेंगे। हालांकि ये भी अंदेशा है कि जयराम महतो की पॉलिटिकल जो शार्पनेस है वो कितने दिन रहेगी, इस पर भी संदेह लोग करते हैं। एक अंतिम सवाल कि भाजपा का चेहरा कौन है? भाजपा तो कहती है कि भाई की पार्टी ही चुनाव लड़ती है और प्रधानमंत्री जी ही मुख्यमंत्री भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं, ये तो उनका तर्क है। और भाजपा की मुसीबत है कि आज की तारीख में उनके पास इतने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं कि किनको वो कहे, एक को कहे तो दूसरा रूठेगा, दूसरे को कहे तो तीसरा रूठेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी की स्थिति बेहतर हुई तो इनके लिए माकूल स्थिति ये हो गई कि उड़ीसा के गवर्नर साहब को फिर से यहाँ बुला ले, ताकि ये कहने को हो सके कि भाई हम लोग चाहते हैं कि गैर आदिवासी वोटों से हम लोग जीते हैं तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये लॉजिक शायद काम करेगा, अदरवाइज तो सिर्फ टवल ही होना है ना? आपका ऑब्जर्वेशन कहता है कि हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है, मैंने अभी तक की जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से इंडिया अलायंस काफी आगे है, मैंने वो बहुत क्लियर कट स्थिति में है आज की तारीख। अब 2-3 महीने बाद क्या समीकरण बदलेगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी की तारीख में देखिएगा तो राजनीतिक जमीन पर बीजेपी बैकफुट पर है और फ्रंट फुट पर हेमंत सोरेन जी और इंडिया अलायंस। सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।